हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 है। बच्चों, हमने पार्ट 2 में क्या जाना था, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, यानी प्लांट्स को कितने कैटेगरी में यानी कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है, उन्हीं के बारे में हमने जाना था। आज हम इस नए टॉपिक एनिमल्स को कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी पौधों की तरह ही एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ to group them in activity 2.3? You have already set some bases for grouping animals. Let us explore a few of these in more details. कहने का क्या मतलब है कि कितना कैटेगरी हो सकता है, कितना ग्रुप हो सकता है एनिमल्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनका फीचर्स क्या हो सकता है, किस आधार पे आप उनको अलग अलग ग्रुपों में करेंगे। जैसे आपने थोड़ा बहुत तो एक्टिविटी 2.3 में कर ही रखा होगा, जान ही रखा होगा। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए नीचे की ओर बढ़ते हैं कि चैप्टर में और दिया क्या है। एक्टिविटी 2.9, लेट अस फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2, यानी नीचे जो टेबल 2.2 था उसमें आपने कुछ जानवरों का जो मूवमेंट था, जो उनका वॉकिंग था, ये तो आपने जाना था। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने कुछ और भी जानवर का मूवमेंट तो आपने नोटिस किया ही होगा कि वह कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर पाते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। सोचिए जरा कि बाकी जानवर सब कैसे मूवमेंट कर पाते हैं या कैसे वॉक करते हैं। और नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। इसी तरीके का आपको फिगर 2.7 में जानवरों का कुछ इमेज दे रखा है। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। उसी तरह से आपने पोस्टर के ऊपर भी कुछ एनिमल्स को पेस्ट किया होगा कट करके। तो ज़रा सोचिए कि वो लोग कैसे मूवमेंट करते हैं, उनका मूवमेंट करने में शरीर का कौन सा पार्ट यूज में आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इस पिक्चर में क्या क्या बना के रखा है, ज़रा आप देखिए। यहाँ देखिए ये मछली है, फिश है, ये कैसे मूव करती है तो स्विम करके। ये फ्रॉग है, फ्रॉग कैसे चलता है तो जंप करता है। स्नेक है, स्नेक कैसे चलता है तो क्रॉलिंग करता है। आप अलग अलग देख सकते हैं। ये काव है, काव कैसे मूवमेंट करती है तो वॉक करती है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फ्लाई करती है यानी उड़ती है ना। अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग उनका मूवमेंट होता है। अब जो चैप्टर में दिया गया है पॉइंट्स, इसके बारे में रीड करते हैं। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। ओके, नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। टेबल 2.5 में आपको कुछ तो एग्जाम्पल दे रखा है, और जिसका नहीं दे रखा है आपको उस पिक्चर से, ऊपर वाले पिक्चर से ऑब्जर्व करके आपको खुद लिखना होगा या उसको फिल करना होगा। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व, यानी वैसे एनिमल जो मूवमेंट करते तो हैं और उनका कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। अब यहाँ आंट का बात करते हैं। ओके, आंट, आंट क्या कहती है, ये चलती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। ये यूज कौन सा करता है बॉडी पार्ट्स तो लेग करता है। ओके, ठीक वैसे ही गोट वॉकिंग करता है तथा जंप करती है, और इनका कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज होता है, लेग्स होता है। वैसे ही अगर पिजन की बात करें यानी कबूतर, तो यह फ्लाई करती है यानी उड़ती है, और इनका बॉडी पार्ट्स कौन सा यूज होता है तो विंग्स यानी पंख का इस्तेमाल होता है। हाउस फ्लाई, वॉक्स एंड फ्लाइज बोथ, यानी दोनों ये करते हैं, और इनका इस्तेमाल क्या होता है, लेग्स एंड विंग्स। फिश, अब फिश देखिए, फिश का क्या मूवमेंट होता है तो यह स्विम करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, जहाँ ये ब्लैंक्स है तो यहाँ हो जाएगा स्विम। ओके, इनका जो बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता है वो हो जाता है फिन्स का।
ओके। अब एनी अदर में आपको बता रहा है, यानी दूसरा कुछ यहाँ पे आपको एनिमल का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ काव लिख सकते हैं हम, और काव का कैसे वॉकिंग होता है तो यहाँ लिख देंगे वॉकिंग, यानी मूवमेंट इनका वॉकिंग होता है। और यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लेग्स होता है। ओके, इसी प्रकार आपको 2 और एग्जाम्पल लिखकर उनका मूवमेंट और यहाँ कौन किस पार्ट से वो मूवमेंट करते हैं उसको यहाँ मेंशन कर देना है। इजी है, कोशिश करके देखिएगा, आपसे हो पाएगा। What conclusion can you draw from the data given in table 2.5? यानी आपको क्या रिजल्ट मिलता है इससे, आपने क्या ऐसा देखा, ओके, क्या ऑब्जर्व किया। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आपने शायद यही कंक्लूजन निकाला होगा कि अलग अलग जानवर का डिफरेंट एनिमल्स का मूवमेंट डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है। यानी जितने भी तरह के एनिमल होते हैं उनका सबका अलग अलग होता है, क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके, एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप, है ना। एनिमल्स कैसे मूव कर सकते हैं, तो वह उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, रेंग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। एनिमल ऐसे ही तो करते हैं। These animals use different body parts for moving from one place to another। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सभी जानवर अपना अपना किसी खास तरह का बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। They may use wings, legs and other parts that help them to move। Okay, here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for मूवमेंट। यानी यहाँ जो हमने कुछ बताया कि किस तरह का जानवर किस तरह से उनका मूवमेंट होगा और वो अपना किस तरह के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, यानी हम किस तरह से उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं उनका मूवमेंट जानकर। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। कहने का मतलब कि हम और कैटेगरी में उनको डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से, तो उनके साइज को देखकर, उनके शेप को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर, कलर और भी तरह के फीचर्स को देखते हुए। Some of these features can also be used to group animals in various ways। और भी कई तरीके हैं जो आप जानवर को अलग अलग ग्रुपों में कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, like plants, grouping of animals is important for understanding their diversity। यानी पौधे की तरह जानवरों को भी अलग अलग ग्रुप में करके हम डाइवर्सिटी को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे इनके बारे में कुछ इंट्रो दिया हुआ है। नो साइंटिस्ट, इनका नाम जानकी अम्मल है, जो 1897 में जन्म लेती हैं और 1984 में इनका डेथ हो जाता है। जो कि ये क्या होती हैं, एक बोटनिस्ट साइंटिस्ट होती हैं, भारतीय यानी इंडियन बोटनिस्ट होती हैं। ओके, और इनका जो काम होता है यह डॉक्यूमेंट पे काम करती है। किस तरह का डॉक्यूमेंट, इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी पर। ओके, यानी कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण के लिए ये काम की हुई थी। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली, यानी जो सेव साइलेंट नाम का जो साइलेंट वैली नाम का वैली होता है उसके ऊपर इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया था, आंदोलन चलाया था ताकि पेड़ पौधों को बचाया जा सके कटने से। इनका क्या, इन्होंने बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है जहाँ की ये हेड भी रह चुकी हैं। इन्होंने कई सारे प्रोग्राम भी चलाए, डॉक्यूमेंट चलाए ताकि पेड़ पौधे की जो प्रजातियां हैं वो बच सके और कटने से रुक सके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सक्सेस स्टोरी है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। यानी केरला में पलक्कड़ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक फॉरेस्ट की कहानी रियल दिया हुआ है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। यानी वहाँ के जंगलों में जो पेड़ होता है उनका संरक्षण के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जो कि
वहाँ जो फॉरेस्ट में कई तरह के बायोडाइवर्सिटी होता है, यानी कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए ये कहानी जो है सॉरी ये साइलेंट वैली है। ओके, ये मूवमेंट चला था, वहाँ पे आंदोलन चला था। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय, जो इस साइलेंट वैली को बचाया गया था, इसकी याद में ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल, यानी ये जो मूवमेंट चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, ये आम लोगों के द्वारा ही चलाया गया था। हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द वेसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथुपुजा रिवर पेरिस्टेड फॉर 10 ईयर्स, यानी ये आंदोलन तकरीबन 10 सालों तक चला था, जो कि वहाँ पे एक सरकार की तरफ से एक मुहिम आया था, एक तरह से कहें तो प्रोजेक्ट आया था बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए इस तरह से प्रस्ताव आया था। लेकिन इन लोगों का क्या मानना था, गांव वालों का या फिर इनका भी, कि इससे क्या होगा कि ढेर सारे पेड़ कटेंगे और अपने बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letter to editors, articles in newspaper, seminars and petition and appeals in court। यानी लोगों से जो भी बन पड़ा अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने अपना अवेयरनेस, जागरूकता लोगों में फैलाया। और क्या क्या किया कि न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, न्यूज़पेपर में इस तरह के लेटर्स निकाले, और जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है उनके पास इन्होंने लेटर लिखा, और कोर्ट में भी अपील किया कि नहीं, इस जंगलों को नहीं काटना चाहिए, इस तरह का डैम यहाँ नहीं बनना चाहिए। इनका मकसद ये नहीं था कि डैम न बनने दे, सिर्फ इनका मकसद यही था कि पेड़ को न कटने दे, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में असंतुलित न हो। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। और आखिरकार लास्ट में क्या होता है कि यह मूवमेंट, आंदोलन सक्सेस भी होता है, जिससे साइलेंट वैली बच पाता है। ओके, 2.3 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, यानी पौधे और जानवर अलग अलग सराउंडिंग में, यानी माहौल में, वातावरण में। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, यानी आपने नेचर में जो भी अपना जानवर है या पौधा है वो आपने नोटिस किया होगा कि किसी खास तरह के मौसम में कोई खास तरह का पेड़ पौधा या जानवर पाया जाता है। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5, आपने उन एनिमल्स का मूवमेंट भी देखा होगा। Does the movement of these animals depend upon their surrounding? क्या उनका मूवमेंट उनके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? Let us consider fish and goats as examples। तो आप फिश और गोट से एग्जाम्पल्स लेकर चल सकते हैं। अब फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है ना। They have streamlined बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी फिश का जो आप बॉडी देख सकते हैं ऊपर से और नीचे से, तो उनका कुछ इस तरह से ऐसे रहता है ना, कुछ इस तरह का रहता है, इसी को हम स्ट्रीमलाइंड कह रहे हैं। ओके, और फिन्स की वजह से वो सही से वो क्या कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। अगर वहीं गोट की बात करें, बकरी की बात करें, तो क्या लिखा हुआ है, गोट्स लिव इन ग्रेसी एरियाज, बकरी कहाँ रहेगी, जहाँ पे उनको घास मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ भी लिख रहा है कि ग्रासी एरिया में गोट रहती है। मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और वो लेग्स की मदद से वो मूव एक जगह से दूसरी जगह करती है। द साइजेज एंड शेप्स ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अदर, फिर भी उनका जो शेप और साइज होता है एक दूसरे से अलग अलग होता है। ये देखिए यहाँ पे मछली का दिया हुआ है स्ट्रीमलाइंड, इसी को कहा जा रहा था, ठीक है। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये जो हो गया, ये हो गया, इसी को स्ट्रीमलाइन कहा जा रहा है। ये जो हो गया ये फिन्स हो गया, और ये इनका जो मूवमेंट होता है वो स्विम करने का होता है। वहीं अगर ये गोट का बात करें तो गोट क्या खाती है, घास खाती है, इसलिए ये ग्रासी एरियाज लिखा हुआ है कि वहाँ रहती है। और इनका जो पैर है, देखिए पैर से ये मूवमेंट कर पाते हैं, लेग से, और इनका शेप और साइज अंतर हो सकता है एक दूसरे से।
एक्टिविटी 2.10 लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट द टेबल 2.6। ये देखिए ये टेबल 2.6 है। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कुछ इस तरह से ही आपको ब्लैक बोर्ड पे भी टेबल को ड्रॉ करना है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स और ऑलरेडी नो अबाउट, यानी आपको इस कहने का मतलब कि जिस रीजन में किसी खास रीजन में कोई खास तरह का ही जानवर पाया जाता है या उनका ईटिंग हैबिट भी खास होता है, उनका वॉकिंग खास तरह का रहता है, उन्हीं सबको ऑब्जर्व करके इस टेबल को आपको फिल करना है। अब जैसे यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या दे, सीरियल नंबर देख लेते हैं 1 2 3 है। यहाँ पे इन द डिजर्ट है, डिजर्ट में क्या क्या मिलता है, माउंटेन्स एरिया में क्या क्या मिलता है, ओशियन में क्या मिलता है, फॉरेस्ट में क्या मिलता है ना, इस तरह से। तो एक आपको यहाँ करके दे दिया गया है। अगर डिजर्ट की बात करें तो कैमल, कैमल डिजर्ट में रहता है, ओके। माउंटेन में क्या हो सकता है, देवदार हो सकता है। ओशियन में क्या रहेगा, समुद्र में फिश रहेगा। फॉरेस्ट में लायन हो जाएगा। एनी अदर आपको खुद से क्रिएट करना है और इस तरह से आपको ये टेबल फिल कर लेना है। What are your observation regarding plants and animals found in various regions? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि ठंडे इलाकों में या डिजर्ट इलाकों में किस तरह से पौधा होता है या किस तरह का जानवर होता है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स। अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको डिस्कस कीजिए। You might observe from table 2.6 that the plant and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region। यानी आपने ऑब्जर्वेशन ऊपर वाले टेबल 2.6 से आपने किया होगा कि ठंडी इलाकों में यानी जहाँ पे सिर्फ पूरी साल स्नो ही गिरता है वहाँ के पौधे या जानवर अलग तरह का होता है, या अगर वहीं हम डिजर्ट की बात करें तो वहाँ का पौधा या जानवर अलग तरह का होता है। शायद यही आपने ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, यानी डिस्कशन के दौरान आप अपने क्लासरूम में एलेक्स रिकॉल्स, यानी एलेक्स नाम का कोई लड़का है और ये क्या कहते हैं सॉरी दैट ही ऑब्जर्व्ड कैक्टस प्लांट, यानी इन्होंने कैक्टस प्लांट को ऑब्जर्व किया था या देखा था। कैसा था वो, तो वो दिखने में मोटा था, थिक था और फ्लैशी स्टेम था। फ्लैशी स्टेम्स कहने का मतलब कि अंदर में पानी भरा हुआ, यानी कुछ जेली टाइप का। इन डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में एलेक्स ने ऑब्जर्वेशन क्या किया, कैक्टस किया यानी नागफन किया, और वह थिकनेस था और जो उसका स्टेम था वो फ्लैशी था, यानी उसमें जेली टाइप का फील किया हुआ था। माया शेयर्स डैट, अब माया ने क्या शेयर किया अपने क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान, सी सॉ देवदार ट्रीज, यानी इन्होंने देवदार ट्री को देखा है जो हिमालयाज में होता है, यानी हिमालय पर्वत क्षेत्र में होता है, हिमाचल प्रदेश में। शायद वो कभी गई होंगी तो देखी होंगी। जैसे फिगर आप 2.10 में देख सकते हैं, ये देवदार का पेड़ है। ये देखिए ऐसे कोनिकल होता है, ओके, ट्रायंगुलर टाइप का ये होता है। या फिर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, कुछ उसी प्रकार का। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, यानी इनका जो शेप होता है वह कॉनिकल होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉनिकल किस तरह का होता है, इस तरह का हो तो इसे हम कॉनिकल ही तो कहेंगे। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches। ये देखिए इसको अगर आप मोड़ भी दे थोड़ा बहुत तो ये बहुत आसानी से टूटेगा नहीं, ये फ्लेक्सिबल होता है, उतना हार्ड होता नहीं है। और इनका जो ब्रांचेस होता है यानी जो टहनियाँ होती हैं वह स्लोपी होता है, इस टाइप का। देखिए जो 45 डिग्री इस तरह से क्रिएट हो रहा है उसको हम स्लोपिंग कह रहे हैं। Notice that these two types of plant found in different region are different from each other। यानी दो क्षेत्रों में, दो रीजन्स का आपने प्लांट की बात किया है। एक तो कैक्टस देखा और दूसरा ये देवदार देखा। देवदार ठंडी इलाकों के लिए हो रहा है बात, और वहीं कैक्टस की बात करें तो डिजर्ट की बात हो रहा है, यानी जहाँ पे गर्म प्रदेश है। Why is it so? यानी ऐसा क्यों है, उन दोनों का बनावट अलग अलग कैसे है, वो कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं,
ये इसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में भी शायद आ रहा होगा। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, यानी इनका जो बायोडाइवर्सिटी है वह एक दूसरे से अलग अलग कैसे है, लेटेस्ट फाइंड आउट, इसी के बारे में पता करेंगे। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि डिजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। अ हॉट डिजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के समय बहुत गर्मी होती है। वहीं ठंड के दिनों में बात करें या रात में बात करें तो ठंड ज़्यादा हो जाता है। Therefore, you will find plant and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. तो उस तरह के क्लाइमेट का जो पौधा होता है वो दिनों के समय धूप से अपने आप को भी सर्वाइव करते हैं और रात में ठंडी से भी वो बच जाते हैं। इनका बनावट ही कुछ इस तरह से नेचर ने किया हुआ है। द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट फाउंड इन द डिजर्ट कैन स्टोर वाटर, यानी जो कैक्टस था जो ऊपर फ्लैशी पार्ट्स स्टेम कह रहा था वह दिन के समय ज़्यादा पानी एवोपरेट होने से रोकता है ताकि वो सर्वाइव अच्छे से कर पाए। एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दिस प्लेस, और गर्मी को बर्दाश्त कर सके। द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस ए फ्रिक्वेंट स्नोफॉल, और जो पहाड़ी क्षेत्र का जो पेड़ होता है वो ठंडी से बचने के लिए भी अपने आप को वो बचा पाता है, प्रोटेक्ट कर पाता है। वहाँ आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे पूरे साल स्नोफॉल होता है। तो ये कोनिकल शेप का यही फ़ायदा था। कोनिकल शेप जो ऊपर आपने देवदार देखा कि इस तरह का था, तो जब स्नोफॉल होता है तो आसानी से इनके ब्रांचों पे पड़कर ये नीचे स्लिप करके स्नोफॉल गिर जाता है, यानी बर्फ़ गिर जाता है। तो इसका भी जो डिजाइन कुदरत ने बना रखा है, नेचर ने बना रखा है, कुछ इस तरीके का ही सोचकर बनाया होगा, है ना। कितना कमाल का अपना नेचर है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजली। देखा जो मैंने अभी कहा कि आसानी से उसे वो कॉनिकल शेप होने के कारण स्नोफॉल को स्लाइड करके नीचे गिरा देते हैं। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि कॉनिकल नहीं होता, ऐसे बाकी जैसे नॉर्मल पेड़ होता है वैसे होता, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर बाय लेयर तो स्नोफॉल गिरते रहता, जिसके कारण क्या होता है कि एक दिन भारी होने के कारण उसकी टहनियाँ, उनकी ब्रांचेस जो था वो भारी होकर टूट गिर पड़ता, जिससे वो क्या होता, पेड़ पौधा वहाँ सर्वाइव कर ही नहीं पाता। Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily, है ना। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. अब तक शायद आप समझ चुके होंगे बायोडाइवर्सिटी एक जगह से दूसरे जगह डिफर होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। कारण क्या होता है कि उनको अलग अलग कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करना होता है, इसलिए उनका नेचर ने कुछ इस तरह से ही क्रिएट किया हुआ है। लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल। अब यहाँ देखिए दो कैमल दिया हुआ है, आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। इसका देखिए ये जो कैमल है ये थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा हाइट में कम है। इसका देखिए थोड़ा सा ये हेयरी ज़्यादा है, इसके गर्दन पे, नेक पे बाल ढेर सारा है। वही इसका हम्प की बात करें तो यहाँ दो हम्प दिखाई दे रहा है, इसका सिंगल ही है। ऐसा क्यों है, बात करते हैं, पढ़ के देखते हैं। लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान। ये जो है ये पिक्चर 2.11 ये हॉट डिजर्ट में पाया जाने वाला कैमल है। एंड सेकंड वाला देखे 2.12 में, यानी ये जो कैमल है इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट आर द यहाँ पे कैमल फ्रॉम द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। ये लद्दाख में रहने वाला कैमल है और ये राजस्थान में रहने वाला कैमल है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल। तो इन दोनों का क्या एडवांटेज क्या है, इस तरह का नेचर ने इनको बना रखा है, तो इनका फ़ायदा क्या है इनसे। ओके, ये जो हुप्स यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, हुप्स मतलब खुर, ये देखिए इनका खुर का डिज़ाइन, इसका खुर का डिज़ाइन थोड़ा सा बाकी जानवरों से इनको अलग बनाता है, ताकि ये इसलिए ऐसा होता है।
चलिए बता ही देता हूँ, शायद चैप्टर में भी दिया ही होगा, ताकि इनका जो खुर है वो सैंड में इजीली सिंक ना कर सके, नहीं तो इनको मूवमेंट में, वॉकिंग में दिक्कत होगा। शायद नेचर ने इसलिए इनको बना के रखा हुआ है। अब इधर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द कैमल इन द हॉट डिजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स, यानी जो हॉट डिजर्ट का जो कैमल होता है उनका जो लेग है वह लॉन्ग होता है और इनका हुप जो होता है, खुर, वह चौड़ा होता है। एलेक्स शेयर दैट, एलेक्स ने फिर से अपने क्लासमेट से शेयर करता है, क्या करता है, हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, यानी इनकी दादी माँ ने इनको बताया था क्या, that the long legs and wide hoops help these camel to walk on the sandy desert without sinking into the sand। देखा, जैसे मैंने कहा था वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो इनका खुर है वह थोड़ा सा वाइड होता है, यानी चौड़ा होता है। वह इसलिए होता है ताकि सैंड में, बालू में इनका खुर अंदर ना चला जाए। अगर अंदर चला जाएगा तो इनको वॉकिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। On the other hand, the height and the legs of the camel is called desert are comparatively shorter than those found in a hot desert। वहीं अगर ठंडी इलाकों का जो कैमल होता है ये थोड़ा सा इनका क्या होता है, जो हाइट है वो थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए हाइट ज़्यादा होने का भी कारण क्या है, जो डिजर्ट एरिया का है तो जो एवोपरेट होता होगा, गर्म होता होगा, हीट होता होगा सैंड, तो उनको हीट कम फील होता होगा। जो लंबे आकार के डिजर्ट है, सॉरी कैमल है। और इनका जो एक और हमने ये कैमल का बात किया था, ये जो स्नोफॉल वाला, लद्दाख वाला है, तो हेरी होने का फ़ायदा इनका ये है कि ठंडी से इनको बचाता है। ओके, इन डिजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल ईजिली, यानी मरुभूमि में अगर हम बात किया जाए, डिजर्ट को हिंदी में मरुभूमि ही कहते हैं, तो वहाँ पे फूड इजीली इनको मिल नहीं पाता है। कैमल स्टोर्स फूड इन देयर हम्प्स। अब कैमल का क्या अलग से इनका एडवांटेज होता है कि जो भी इनका फूड होता है ये अपने खाने के बाद ये अपने हम्प में स्टोर कर पाते हैं। यहाँ देखिए है ना, दोनों का हम्प दिया हुआ है, ये दोनों ही अपने फूड को अपने हम्प में स्टोर कर लेते हैं। Camels in the hot desert have one hump, each that helps them to survive during the scarcity of food। अब ये स्टोर करने के बाद इनका क्या इनका एडवांटेज क्या होता है कि जब कभी इनको भोजन नहीं मिलता है टाइम पे, यानी जब भोजन की कमी होती है, फूड की कमी होती है, तो हम्प से ही अपना ये गुजारा करते हैं, सरवाइव करते हैं, जहाँ पे फूड पहले से स्टोर्ड रहता है। कैमल्स इन द कोल्ड डिजर्ट हैव टू हम्प्स, यानी अगर वहीं ठंडी इलाके का जो ऊँट है उनका बात करें तो उनके पास दो हम्प्स होता है, जैसे कि ऊपर वाले पिक्चर में आपने देखा होगा। दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डिजर्ट एंड दे हैव टू बी यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। ठंडी इलाकों का भी जो कैमल है ये भी क्या करते हैं कि जब भी इनको फूड नहीं मिलता है, कमी हो जाता है, तो ये भी अपने हम्प से ही भोजन के लिए काम कर लेते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। मोरओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, यानी हेड से लेकर नेक तक इनके लंबे लंबे बाल भी होते हैं। विच हेल्प देम, जिससे इनको क्या होता है कि ठंडी से बचाव हो पाता है, जो लद्दाख एरिया का कैमल है। What other features can help camel to survive in their desert? क्या और भी कुछ ऐसा फीचर्स भगवान ने दे रखा है कैमल्स को जिनके कारण ये डिजर्ट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं? अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। कोई और भी लड़का था क्लासरूम में जो वो भी अपना ऑब्जर्वेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान, यानी काशी नाम का एक लड़का है राजस्थान से, वह कहता है कैमल्स एक्सक्रेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी जो कैमल होता है वह अपना यूरिन कम रिलीज करता है, और देयर डंग इज ड्राई, और उनका जो डंग होता है, उसका जो गोबर होता है वो ड्राई होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या खासियत है उनमें? दे डू नॉट स्वेट, वो पसीना भी नहीं निकालते। इसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं
As camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. इससे ये फ़ायदा होता है कि कई दिनों तक उनको अगर पानी नहीं भी मिलता है फिर भी वो सर्वाइव आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि एक तो पहला कारण है कि वो यूरिन कम कर रहे हैं, और जो उनका डंग है, गोबर है, वह ड्राई है, और तीसरा वो स्वेटिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी दिनों तक पानी को स्टोर करके रखे रहते हैं, और उसी के वजह से ये कई दिनों तक बिना पानी का या बिना खाना का सर्वाइव कर पाते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडेंड्रॉन्स इन द सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। यानी नीलगिरीज के पहाड़ियों पर माया ने क्या देखा कि बहुत ही खूबसूरत खिलता हुआ फ्लावर, किसका? रोडोडेंड्रॉन्स का। ठीक है, इन्होंने फॉरेस्ट में देखा। हियर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट। इनका जो हाइट था वो थोड़ा सा छोटा था। एंड हैव ए स्मॉलर लीव्स, और पत्तियां कैसी थी? छोटी छोटी थी। इससे क्या होता है? टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑफ माउंटेन टॉप्स। यानी जिसके क्या होता है कि माउंटेन टॉप्स के ऊपर काफ़ी ज़ोरों से हवा चलती है, जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं हो पाता है, वह टूटते नहीं हैं। अब अगर बड़ा बड़ा पत्ता होता तो वो क्या करता कि अगर ज़ोरों की हवा चलता तो वो आसानी से उसका ब्रांचेस टूट सकता था। यही कारण है कि कुदरत ने उसे छोटा छोटा पत्ता से देकर नवाजा है या उसे बनाया है। हाउएवर पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, वहीं पेमा जो है सिक्किम की, यह क्या ऑब्जर्वेशन करके कहती हैं? मेंशंस दैट शी हैज ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाय माउंटेन्स टू बी टॉलर। अब इनके इलाके में यानी सिक्किम में ये इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करके देखा कि वो जो रोडोडेंड्रॉन्स था माउंटेन्स इलाका में, वो टॉलर था। जैसे कि आप ये पिक्चर 2.13 में देख सकते हैं, है ना, दिया हुआ है। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन। यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर पेड़ों को ही अगर बात करें सेम कैटेगरी का, तो उनका फीचर्स अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको उसी तरीके के क्लाइमेट के साथ उनको रहना होता है, सरवाइव करना होता है, इसीलिए कुदरत ने उनको अलग तरीके का फीचर्स दे रखा है। सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स। अब सागर अपने फ्रेंड्स के साथ ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं, बताते हैं दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी ये अंडमान निकोबार आइलैंड पर गए होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्पेशल इवेंट में। He saw huge whales and colorful fish in the ocean। यानी इन्होंने बहुत बड़ा वेल्स देखा होता है समुद्र में, और कई सारी मछलियां भी देखा होता है। His father explained, उनके पिताजी इनको समझाते हुए कहे थे, क्या कहे थे? The streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water। यानी मछलियों का जो बनावट होता है, यानी उनके बॉडी का जो बनावट होता है वह स्ट्रीमलाइंड होता है, जिसके कारण वह बहुत इजीली स्विम कर पाते हैं। ओके, We have learned that the plants and animals living in a particular regions have special features that make them fit to survive there। यानी किसी खास तरह के जानवर को किसी खास तरह के जगह पे सरवाइव करने के लिए कुदरत ने उनको उन्हीं अनुसार क्रिएट करके भेजा हुआ है या बनाया हुआ है, ताकि वह उस क्लाइमेट में अपने आप को हैबिटेट कर ले और सरवाइव कर सके। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी किसी खास तरह के मौसम में या किसी खास तरह के रीजन में, एरिया में अपने आप को सरवाइव कर पाना ही एडेप्टेशन होता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एडेप्टेशन, तो आप यहाँ से आंसर कर पाएंगे। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल्स प्लांट्स और एनिमल्स ओके टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन।
द शेप ऑफ द देवदार ट्रीज एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रन आर एडेप्टेशन। यानी ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने लिया यह एडेप्टेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसके वजह से ये अपने अपने रीजन में सरवाइव कर पा रहे हैं। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। यानी किसी खास तरह के मौसम में अपने आप को ढाल लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है, और किसी खास तरह के जगह पे रहना, भले ही वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसे हम हैबिटेट कहेंगे। यानी उस जगह को हम हैबिटेट के नाम से जान रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज हैबिटेट? Then your answer should be the place where plants and animals live is called their habitat. For example, the habitat of sea turtle is the sea or the ocean. वहीं अगर हम कछुए की बात करें तो इनका जो हैबिटेट होता है वह समुद्र होता है या घर होता है। तो हैबिटेट को एक तरह से आप घर भी कह सकते हैं। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डिजर्ट एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रन इज द माउंटेन, है ना। अगर कैमल का बात करें तो उनका जो हैबिटेट है, उनका जो घर है वह ड्राई डिजर्ट हो सकता है या फिर कोल्ड डिजर्ट हो सकता है। सॉरी, ड्राई ना कह के हॉट डिजर्ट कहें या फिर कोल्ड डिजर्ट कहेंगे। वहीं अगर रोडोडेंड्रन की बात करें तो इनका भी वही माउंटेन ही होता है हैबिटेट। ओके, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स provide them food, water, air, shelter and other needs for their survival। यानी पौधों को और जानवरों को जो ये सब उनको अगर जो हैबिटेट है वह ये सब अगर प्रोवाइड करता है तो वो अच्छे से क्या कर पाते हैं, सरवाइव खुद को कर पाते हैं। यानी उनको सरवाइव करने के लिए उनको इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। ओके, मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। कुछ ऐसे भी पौधे और जानवर होता है जिनका हैबिटेट एक तरह का होता है। हैबिटेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। यानी हैबिटेट जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है किसी भी बायोडाइवर्सिटी में रहने के लिए। ओके, यानी किसी खास तरह के रीजन में, क्षेत्र में, एरिया में रहने के लिए। अब यहाँ एक और साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। यह हैं सलीम अली, इनका नाम है, और यह जन्म 1896 में इनका जो यानी सलीम अली का जो जन्म होता है वह 1896 में होता है और इनका जो डेथ होता है वह 1987 में होता है। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स, यानी भारत के अलग अलग जगहों पर ये ट्रेवल करते हैं ताकि कितने सारी प्रजातियां की चिड़ियां होती हैं उनके बारे में जानने के लिए। और यह एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करते हैं अपने ट्रेवल में कि कितने तरह के उनका यानी किन किन मौसम में किन जगहों पे किस तरह के पक्षी होते हैं। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। यह जो है वो कई सारे रिकॉर्ड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करके रखते हैं कि किन किन जगहों पे बर्ड्स होता है, उनका क्या रीजन होता है, क्षेत्र होता है। एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स, और उनको बचाने का भी ये कई सारे काम करते हैं ताकि उनकी जो प्रजातियां हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। केवलादेव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगानाथितु बर्ड सेंचुरी इन मंड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। यानी इन्होंने कई सारे सेंचुरी को भी बचा के रखा है ताकि वहाँ से उन पक्षियों का प्रजातियाँ विलुप्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने तकरीबन 10 किताब लिख चुके हैं, बुक लिख चुके हैं चिड़ियों के ऊपर। ही इज रिफर टू एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनको भारत का बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है और इनको इन 1976 में
पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था या अवॉर्डेड किया गया था। ओके, what are the different ways you can group plant and animals based on their habitat? अच्छा, कोई और भी ऐसा तरीका है क्या उनके हैबिटेट के अनुसार हम पौधों को और जानवर को ग्रुपिंग कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर जो एक पेड़ का नाम लिया था हमने, रोडोडेंड्रन्स, वह ठंडी इलाकों में या गर्मी इलाकों में कैसा होता है ना, यानी उनका जो निवास स्थान होता है वो अलग अलग होता है। तो आप निवास स्थान से भी इन दोनों कैटेगरियों को यानी प्लांट को और एनिमल्स को आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। वन वे इज़ टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड, यानी एक तो आप उनके जो भूमि पे रहते हैं उनका एक अलग कैटेगरी बना सकते हैं, और कुछ ऐसे पौधे या जानवर जो पानी में रहते हैं उनका एक अलग लिस्ट बना सकते हैं। The plant and animals that live on land are said live in terrestrial habitats, यानी वैसे पौधे या जानवर जो भूमि पे रहते हैं उस तरह के प्लांट या एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। Some example of terrestrial habitats are forest, desert, grassland and mountains. The plant and animal that live in water are said to live in aquatic habitats, यानी वैसे पौधे और जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम aquatic habitats कहते हैं। Examples: ponds, lakes, rivers and oceans. Some animals such as frogs can live in water as well as on land, यानी लैंड पे रहने के साथ साथ पानी में भी वो रह पाते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी एनिमल होता है जो इन दोनों जगहों पे वो खुद को सर्वाइव कर पाते हैं, तो इस तरह के जीवों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। शायद आप पहले से भी जानते होंगे कि एम्फीबियन होता क्या है, तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्फीबियंस क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, यानी जो लैंड पे रहता है, यानी लैंड वाला जो प्लेस होता है उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, और जो पानी में रहने वाला जीव होता है उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे, यानी वैसे एरिया को हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। और दोनों जगहों पे जो होता है रहने वाला, यानी जो हैबिटेट है उसे हम एम्फीबियन कहेंगे। और एग्जांपल तो आप जानते ही हैं, फ्रॉग दोनों जगहों पे रहता है, पानी पे भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। शायद आप तीनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिना हैबिटेट का क्या हो सकता है पौधों के साथ और जानवरों के साथ? क्या वो डैमेज हो सकते हैं? What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा अगर बकरी को खाने के लिए घास ही ना मिले? या क्या होगा मछली के साथ अगर उसे हम पानी में न रखें, पानी उसे ना मिले, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insect or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. अच्छा, अब क्या कह रहा है आपसे कि अपने दोस्तों के साथ, या दोस्तों के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कह रहा है कि आप बात कीजिए उनसे कि क्या ऐसा लगता है कि बचपन में जिस तरीके का वो जानवर या फिर पक्षी, बर्ड्स उन्होंने देखा था, क्या अभी वो देख पा रहे हैं? तो शायद कुछ तो आपको ऐसा ज़रूर आंसर मिलेगा कि नहीं। पहले, अब जैसे मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो हम लोगों को पहले गोरैया देखने को ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब देखिए गोरैयों का, स्पैरो का जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, यानी उनका जो काउंट है, गिनती, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको कई सारी ऐसी प्रजातियां होंगी जो देखने को मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ये कहानी में ही लिखकर रह जाएगा। अब जैसे अगर आप डायनासोर का नाम जानते होंगे तो आज कहाँ है? आज तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कहानियाँ में ही रह गया है।
तो ये विलुप्त हो गया समय के साथ साथ। वैसे ही आने वाले समय में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, अगर हमने अपना टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना बंद ना किया तो। ओके, These changes often happen when habitats are damaged। ये क्या होता है कि अगर उनका हैबिटेट्स ही अगर ख़त्म हो जाए, उनके लिए ना मिले, रहने का जगह ही ना मिले, तो वो जो पक्षी है या एनिमल है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। The damage to habitat of plant and animals result in loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity। अब देखिए, एक दो दिन पहले ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि शहरों की तरफ ऐसा न्यूज़ में कहा जा रहा था कि रिहायशी इलाकों में तेंदुआ या लीपर्ड, टाइगर घूस आ रहा है। या अगर यूपी में देखिए, कोई जगह का नाम बता रहा था, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल घुस जा रहा है, बच्चों को काट ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो जंगल छोड़ के इधर क्यों आ जा रहा है? कारण ये है कि धीरे धीरे जंगलों का भी हम लोग अपने लालच की वजह से, व्यापार की वजह से, बिजनेस की वजह से उनका घर ही हम छीन ले रहे हैं। तो बेचारे वो जाए कहाँ? उनको अब खाने के लिए पूरा मिल नहीं रहा है, तो वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब जैसा उनका नेचर होता है अटैक करने का, तो वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, है ना। तो कारण यही है। तो अगर हम पेड़ों की कटाई आज हम ना रोकें तो शायद आने वाले दिनों में हमारे साथ और भी बुरा हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें और सरकार दोनों को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दें। उनका जो रहने का हैबिटेशन है, फॉरेस्ट है, उनको वैसे ही रहने दें। चलिए, छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं।